नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि रेलगाड़ी अगर 180 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस के जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ रेलगाड़ी जो है पुल को पार करेगी, तो पुल को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस की पुल की लंबाई के योग के बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम पुल को पार करने में चली गई दूरी निकाल सकते हैं। रेलगाड़ी की हमें लंबाई क्या दिया 270 मीटर और हमें पुल का लंबाई क्या दिया, पुल का लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर। तो देखिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पुल को पार करने में चली गई दूरी निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450 मीटर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। हमें स्पीड क्या दिया है 36 किलोमीटर पर घंटा। हमें स्पीड क्या दिया 36 किलोमीटर पर घंटा दिया है। अब देखिए हमें जो है स्पीड दिया हुआ है और हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया और हमसे टाइम पूछ रहा है, तो हम यहाँ टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो हमारा मीटर में निकल के आया है और जो हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ टाइम निकालने के लिए या तो हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर में चेंज करेंगे या हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। अब देखिए 18 से 36 दो बार में जाएगा, 2 से हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमारा डिस्टेंस निकल के आ गया और हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस में हम भाग देंगे स्पीड से। स्पीड हमारा क्या निकल के आया है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ से हमारा 0 से 0 कट जाएगा, मीटर से हमारा मीटर कट जाएगा। यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया 45 सेकेंड। समय क्या निकल के आ गया 45 सेकेंड। यानी रेलगाड़ी को पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, 45 सेकेंड का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 45 सेकेंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 2 नल P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनटों में भर सकती है। यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 12 मिनट और दूसरा समय क्या दिया 15 मिनट। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब P भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। 60 यूनिट पानी जब P भर रहा है तो 12 मिनट का समय लग रहा है और 60 यूनिट पानी जब Q भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 मिनट का समय लग रहा है। Q भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 15 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए P जो है 12 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 5 यूनिट। और Q जो है 15 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा 4 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिए जाए और 3 मिनटों बाद पहली को बंद कर दिया जाए। यानी दोनों को एक साथ खोला जा रहा है 3 मिनट के लिए और 3 मिनट बाद पहली को बंद कर दिया जा रहा है, यानी P को बंद कर दिया जा रहा है। यानी दोनों मिलके 3 मिनट तक एक साथ काम करेंगे। तो देखिए P प्लस Q दोनों मिलके अगर 3 मिनट तक एक साथ काम करेंगे तो 3 मिनट में कितना पानी भर पाएगा, 3 मिनट में कितना पानी भर पाएगा। अब देखिए P जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेगा और Q 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे 9 यूनिट। दोनों मिलके 1 मिनट में 9 यूनिट पानी भरेंगे तो 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 3 मिनट में 27 यूनिट पानी भर जाएगा। 3 मिनट में 27 यूनिट पानी भर जाएगा और हमें टोटल पानी भरना कितना है 60 यूनिट। यानी शेष भरना कितना बाकी रह गया, शेष भरना कितना बाकी रह गया, हम इस 60 में से माइनस करेंगे 27, ये हमारा कितना हो जाएगा
33 यूनिट, यानी शेष जो है 33 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए इस शेष पानी को कौन भरेगा, शेष पानी को अगर P को बंद कर दिया जाएगा तो Q भरेगा, यानी Q जो है शेष पानी भर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि शेष पानी को भरने में और कितना समय लगेगा। देखिए शेष पानी कितना भरना है, 33 यूनिट, और Q जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है, तो 33 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 33/4 मिनट। समय क्या निकल के आ जाएगा, 33/4 मिनट। हम इसे लिख सकते हैं 8 सही 1/4 मिनट, 8 सही 1/4 मिनट। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि और जो है 8 सही 1/4 मिनट का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है A, B तथा C एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 20 दिन, दूसरा समय क्या दिया 30 दिन और तीसरा समय क्या दिया 60 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20, 30 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 60। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट, हम टोटल काम को मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए इस 60 यूनिट काम को जब A कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। इस 60 यूनिट काम को जब B कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, B कर रहा है तो 30 दिन का समय लग रहा है। और इस 60 यूनिट काम को जब C कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए A जो है 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। B जो है 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। और C जो है 60 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि A उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि B और C द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो देखिए पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन A काम करेगा, पहले दिन जो है A काम करेगा। और A जो है एक दिन में कितना काम कर पाएगा, A का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, यानी A जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, दूसरे दिन भी A काम करेगा और A जो है एक दिन में और एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए तीसरे दिन A की सहायता कौन कौन कर रहे हैं, B और C, यानी तीसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, A प्लस B प्लस C, यानी तीसरे दिन अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा, तीनों मिलके काम करेंगे तो देखिए A जो है 3 यूनिट काम करेगा, B जो है 2 यूनिट और C 1 यूनिट, यानी तीनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 6 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए यहाँ से टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया 3 दिन, टोटल समय हो गया 3 दिन। और काम कितना हो पाया, टोटल काम कितना हो पाया, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12 यूनिट। काम कितना हो पाया, 3 दिन में 12 यूनिट काम हो पाया। और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 60 यूनिट, यानी हमें जो है 60 यूनिट काम करवाना है। तो देखिए इस 12 को अगर हमें 60 बनाना है तो हमें इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 5 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 3 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 दिन, यानी टोटल काम जो है इस तरीके से कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी है। हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 4% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, CI माइनस SI 20 रुपया दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज हम साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं, जब ब्याज हम साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 4% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 4% ही ब्याज मिलेगा। लेकिन जब हम ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो पहले साल हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए जब हम 2 साल का साधारण ब्याज काउंट करेंगे, जब हम 2 साल का साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो यहाँ टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा,
पहले साल प्रिंसिपल का 4% और दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 4%, यानी टोटल ब्याज मिल जाएगा प्रिंसिपल का 8%। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 4% मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 4% मिलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 4% ब्याज मिल जाएगा। यानी 2 साल में हमें 4% की दर से 8% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल 4% ब्याज मिला है उसका भी हमें 4% ब्याज मिलेगा। यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.16%। ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.16%। अब देखिए हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हम यहाँ से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.16% हो जाएगा। और यहाँ हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया, 20 रुपया, यानी 0.16% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 20 रुपया दिया हुआ है। तो हमसे पूछ के आ रहा है प्रिंसिपल, तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, 100%। तो देखिए हमें 0.16% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 20 में भाग देंगे 0.16% से, गुने हम करेंगे 100, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे, तो ऊपर हमारा 2 जीरो और चला जाएगा, 2 जीरो और चला जाएगा। हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से जाएगा 5 बार में, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 100 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 25 बार में। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो 25 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 125। ये हमारा कितना हो जाएगा, 125। और 125 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12,500 रुपया। यानी यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया 12,500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 360 रुपये में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का अधिलाभ कमाना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, हमें क्या निकालना, वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा MP बटा CP इक्वल टू प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 25%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस का 25, डिस्काउंट कितना है 10%, यानी ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 10। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125। हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90। अब देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काट लें तो 125 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से 25 बार में जाएगा। 90 5 से कितने बार में जाएगा, 90 5 से 18 बार में जाएगा। 90 जो है 5 से 18 बार में जाएगा, यानी वस्तु का CP अगर 18 यूनिट होगा तो MP कितना होगा, 25 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में CP कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में CP दिया हुआ है 360 रुपया, यानी इस 18 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 360 रुपये दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इस 25 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 18 में हम अगर 20 से गुना करेंगे, 18 में 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। तो हमें इस 25 में भी 20 से गुना करना पड़ेगा। हम इस 25 में अगर 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 रुपया। यानी उस वस्तु का CP अगर 360 रुपया होगा तो MP कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, 500 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में और 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए। दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, हमें क्या निकालना है, दोनों विषयों में सफल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ वेन डायग्राम लगा के दोनों विषय में सफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैथ में 40% विद्यार्थी जो है वो असफल है, इंग्लिश में 30% विद्यार्थी जो है वो असफल है,
और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 20% दोनों विषय में असफल है। अब देखिए 20% दोनों विषय में असफल है और 40% मैथ में असफल है, यानी केवल मैथ में असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? केवल मैथ में असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत होगा 20%। अब देखिए 30% जो है वो इंग्लिश में असफल है और 20% दोनों में असफल है। तो देखिए केवल इंग्लिश में असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? केवल इंग्लिश में असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा? 10%। अब देखिए हम यहाँ से टोटल जो है असफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। हम यहाँ से टोटल जो है फेल विद्यार्थी का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखिए 20% केवल मैथ में, 20% दोनों में और 10% के जो है वो केवल इंग्लिश में, यानी टोटल जो है फेल प्रतिशत कितना हो जाएगा? टोटल फेल प्रतिशत हो जाएगा 50%। अब देखिए कुल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे? 100%, जिसमें से 50% जो है फेल हो रहे हैं, तो 5% कितना हो जाएगा? 5% कितना हो जाएगा? 50%, यानी दोनों विषय में सफल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना निकल के आ गया? 50% निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 50% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 1.75 रुपये प्रति केजी और 1.84 रुपये प्रति केजी की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण को 2.25 रुपये प्रति केजी बेचने से 25% लाभ हो। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा के रेशियो जो है निकाल सकते हैं। अब देखिए हम एलिगेशन जब लगाएंगे तो या तो तीनों जगह से हम सीपी लेके एलिगेशन लगाएंगे या हम तीनों जगह से एसपी लेके एलिगेशन लगाएंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहले प्रकार के चीनी का सीपी दिया है, दूसरे प्रकार के चीनी का सीपी दिया है और हमें मिश्रण का एसपी दिया है। तो देखिए हम एलिगेशन लगाने के लिए तीनों जगह से या तो सीपी लेंगे या हम तीनों जगह से एसपी लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं? सबसे पहले मिश्रण का हमें एसपी दिया है तो हम यहाँ से मिश्रण का सीपी निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि मिश्रण को 2.25 रुपये प्रति केजी बेचने से 25% लाभ हो रहा है, यानी लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया है? 25% दिया है। तो देखिए इस 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए चीनी का सीपी अगर 4 यूनिट होगा तो 4 पे 1 का लाभ होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ एसपी कितना है? 5 यूनिट और हमें क्वेश्चन में मिश्रण का एसपी कितना दिया है? 2.25 रुपया, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2.25 रुपया दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 0.45 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम इस 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 1.80 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रण का सीपी क्या निकल के आ गया? मिश्रण का सीपी निकल के आ गया 1.80 रुपया निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे तो पहले प्रकार का हमें सीपी क्या दिया है? 1.75 रुपया। दूसरे प्रकार का हमें सीपी क्या दिया है? 1.84 रुपया। मिश्रण का हमारा सीपी क्या निकल के आ गया? 1.80 रुपया। तो देखिए हम जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.04 रुपया और यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.05 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट है, यानी हम इस पॉइंट से पॉइंट को काट सकते हैं। यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 4:5, यानी दोनों प्रकार के चीनी को अगर हम 4:5 के अनुपात में मिलाएंगे और मिश्रण को 2.25 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया? 4:5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है, और इन दोनों को मिला के हमें जो है एक मिक्सचर बनाना है, हमें मिश्र धातु बनाना है जो पानी से 15 गुना भारी हो। हमें जो है एक मिक्सचर बनाना है जो पानी से 15 गुना भारी हो। अब देखिए हमने मान लिया कि 1 ग्राम सोना में
सोना में हम जो है x ग्राम, 1 ग्राम सोना में हम x ग्राम तांबा मिला रहे हैं, तो हमारा मिक्सचर कितना हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा 1 + x ग्राम हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि सोना जो है पानी से 19 गुना भारी है, तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है, और इन दोनों को मिला के हमें जो है एक मिश्र धातु बनाना है जो पानी से 15 गुना भारी हो। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 19W प्लस ये हमारा हो जाएगा 9W गुने x इक्वल टू 15W गुने 1 + x। अब देखिए यहाँ से हम W कॉमन ले सकते हैं और W से W काट सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी ये निकल के आ जाएगा कि हम 1 ग्राम सोना में हम कितना ग्राम सोना मिलाएंगे ताकि जो हमारा मिश्र धातु बन के आएगा वो पानी से 15 गुना भारी होगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 19 + 9x इक्वल टू, हम इसमें 15 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस ये हमारा हो जाएगा 15x। अब देखिए इस 9x को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 15x में से 9x माइनस करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इस 15 को हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 19 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काट सकते हैं, ये 2 से 3 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, और ये 2 से कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू 2/3 ग्राम निकल के आ गया। x इक्वल टू क्या निकल के आएगा 2/3 ग्राम, यानी हम 1 ग्राम सोना में 2/3 ग्राम अगर हम तांबा मिलाएंगे तो जो हमारा एक मिश्र धातु बन के आएगा वो पानी से 15 गुना भारी होगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था सोना और तांबा का रेशियो पूछ रहा था। तो देखिए सोना अगर 1 ग्राम है तो हमें तांबा कितना लेना पड़ रहा है 2/3 ग्राम। तो देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3:2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे वाले सिक्के 8:5:3 के अनुपात में हैं। यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112.50 रुपया हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। हमें क्या निकालना है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है 8:5:3। तो देखिए हमने मान लिया कि उस बॉक्स के अंदर 1 रुपये का 8 सिक्का है, 50 पैसे का 5 सिक्का और 25 पैसे का 3 सिक्का है। तो देखिए उस बॉक्स के अंदर टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, 1 रुपये का अगर 8 सिक्का होगा तो ये हो जाएगा 8 रुपया, 50 पैसे का अगर 5 सिक्का होगा तो ये हो जाएगा 2.5 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसे का अगर 3 सिक्का होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.75 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11.25 रुपया। ये हमारा टोटल धनराशि कितना हो जाएगा 11.25 रुपया। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल धनराशि कितना दिया हुआ है, हमें टोटल धनराशि दिया हुआ है 112.50 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हम इस प्रकार के यानी 8:5:3 यानी 1 रुपये के 8, 50 पैसे के 5 और 25 पैसे के 3 यानी इस प्रकार के हम सिक्के का कितना सेट रखें ताकि बॉक्स के अंदर 112.5 रुपया हो जाए। तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सेट के मूल्य से हम टोटल मूल्य में भाग देंगे। देखिए टोटल मूल्य क्या है, टोटल मूल्य है 112.50 रुपया है, और एक सेट का मूल्य क्या निकल के आ गया, एक सेट का मूल्य निकल के आ गया 11.25 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से 2 अंक से पहले यहाँ भी पॉइंट है और 2 अंक से पहले यहाँ भी पॉइंट है, यानी हम यहाँ से पॉइंट काट सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में, यानी इस प्रकार का हमें जो है 10 सेट लेना पड़ेगा, इस प्रकार का 10 सेट लेना पड़ेगा, तब जाके बॉक्स के अंदर टोटल धनराशि कितना हो जाएगा
112.5 रुपये हो जाएगा। तो देखिए हम इस रेशियो में 10 से गुना करेंगे, तो 1 रुपये का सिक्का निकल के आ जाएगा, 50 पैसे का सिक्का निकल के आ जाएगा और 25 पैसे का सिक्का निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम 8 में अगर 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 5 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इस 3 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी उस बॉक्स के अंदर 1 रुपये का 80 सिक्का होगा, 50 पैसे का 50 सिक्का होगा और 25 पैसे का 30 सिक्का होगा, तब जाके टोटल धनराशि कितना हो जाएगा, 112.50 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो देखिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी होगी, हमें क्या निकालना, शिक्षक की आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 30 विद्यार्थी का हमें औसत आयु कितना दिया है, 30 विद्यार्थी का हमें औसत आयु 9 वर्ष दिया है। 30 विद्यार्थी का हमें औसत आयु कितना दिया है, 9 वर्ष दिया है। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगर शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जा रहा है, यानी 30 विद्यार्थी प्लस के एक शिक्षक, यानी 31 लोगों का औसत आयु कितना हो जा रहा है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जा रहा है तो औसत आयु जो है वो 10 वर्ष हो जा रहा है, औसत आयु 10 वर्ष हो जा रहा है। यानी औसत आयु जो है कितना से बढ़ गया, औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ गया। तो देखिए शिक्षक जो है अपने लिए औसत में 10 वर्ष रख रहा है, शिक्षक जो है अपने लिए औसत में 10 वर्ष रख रहा है और बाकी के 30 विद्यार्थी का औसत आयु जो है 1-1 वर्ष से बढ़ा रहा है। यानी 30 विद्यार्थी को अगर 1-1 वर्ष से बढ़ाएगा यानी अपने आयु में से 30 वर्ष देगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु क्या निकल के आएगा, 40 वर्ष। यानी शिक्षक जो है कितने वर्ष का होगा, 40 वर्ष का होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।